अरिहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। तिन्ह स्वरूप जान राग दिवई जो भक्ति काय को नवाए स्तुति को जारी। धन्य धन्य तिन्हि ते काज सब आज भय कर जोरी बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगलमय मंगल करण वीत राग विज्ञान नमो ताहि जाते भई हर हंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भव तरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। करिए मोक्ष उपाय। मोक्षार्थ प्रकाशक में 7वां अधिकार अपना चल रहा है और इसमें पंचलब्धि का अंतिम जो प्रकरण है सम्यक सम्यक के अंतर्गत वो हम देख रहे हैं। यहाँ अपूर्व करण में जो आवश्यक होते हैं, कौन कौन से आवश्यक होते हैं अपूर्व करण में? अपूर्व करण में कौन कौन से आवश्यक होते हैं? बोलिए इसमें। स्थिति कांडक घात होता है, एक अनुभाग का कांडक घात होता है और एक गुण श्रेणी निर्जरा होती है और गुण संक्रमण नहीं होता इसमें। बढ़िया, ये 3 आवश्यक यहाँ पर प्रथमोक्षम सम्यक के पूर्व जो अपूर्वकरण है उसमें 3 आवश्यक हैं और इसके साथ में ही जो अध्ययकरण में हो रहे थे 4 काम वो तो होते ही हैं, पर विशिष्ट ये यहाँ होते हैं। तो उसमें जो गुण श्रेणी और अनुभाग कांडक घात है उसको अपन आज पंचलब्धि पुस्तक के आधार से उसमें से पढ़ते हैं। वैसे अपन ने समझा ही था और उसमें से पढ़ने से अब जो भी कोई उसमें जो गणित वाली चीजें हैं उसको अपन छोड़ेंगे और सामान्य जो चीजें हैं वो पढ़ेंगे। मैंने पीडीएफ भेजी भी थी और यहाँ मैं शेयर भी कर रही हूँ। पंचलब्धि पुस्तक में पेज नंबर है 129, 129 नंबर पेज है। गुण श्रेणी, श्रेणी अर्थात पंक्ति, निषेकों की पंक्तियां। कर्मों की निषेक रचना में हमने आकृति द्वारा एक एक समय के एक एक निषेक को बताया था। वर्तमान समय का निषेक सबसे नीचे आड़ी रेखा द्वारा बताया जाता है, उसके ऊपर द्वितीयादि एक एक समय का निषेक एक एक आड़ी रेखा द्वारा बताया जाता है। मतलब नीचे से शुरू करते हैं टाइम को, वर्तमान समय वो नीचे है, ऊपर के समय वाले निषेक वो ऊपर बताए जाते हैं। उसमें वर्तमान समय से लेकर एक आवली तक के निषेकों को उदयावली कहते हैं। उदयावली शब्द हमने देखा था। उदयावली का मतलब है वर्तमान समय से लेकर आगे आने वाला जो एक आवली का टाइम है। एक आवली काल में कितने समय होते हैं? असंख्यात। असंख्यात असंख्यात। एक आवली काल में असंख्यात समय होते हैं। तो वर्तमान समय से लेके एक आवली यानी असंख्यात समय तक का टाइम वो उदयावली, उदय में आने वाली आवली, वो उदयावली कहा जाता है।
और उसके ऊपर के जो हैं, ऊपर के निषेकों को उपरितन स्थिति कहते हैं। प्रश्न क्रमांक कौन सा बोला? 129। अच्छा ठीक है, थैंक यू। ऊपर के निषेकों को उपरितन स्थिति कहते हैं। परिणामों की विशुद्धि के निमित्त से सत्ता में पड़े हुए कर्मों का अपकर्षण होता है, अर्थात उनकी स्थिति कम होती है। ऊपर के निषेकों के परमाणुओं की स्थिति घटने के कारण वे नीचे के निषेकों में आ मिलते हैं। ये मैं पढ़ रही हूँ, ये सारी बात अपन कर चुके हैं। वो परिणामों की विशुद्धि के कारण वो जो स्थिति कांडक घात भी हो रहा है वो अपकर्षण ही है एक टाइप का, लेकिन वो पूरा का पूरा निषेक उठ के आ रहा है, उनकी स्थिति कम हो रही है। ऊपर के जो परमाणु थे बाद के समय वाले, वो नीचे के समय वाले निषेकों में आके मिल रहे हैं, उनकी स्थिति कम हो रही है, वे नीचे के निषेकों में आ मिलते हैं। यहाँ ऊपर नीचे जो बताया जाता है वह समझने के लिए बताया जाता है। कर्म ऐसे कोई लाइन से खड़े नहीं है, जो कहते भी है लाइन लगी है वो समझाने के लिए, ऐसे कोई कर्म खड़े होंगे लाइन में, लेकिन अब टाइम से बताना है तो वो टाइम को लंबाई में बताया जाता है इसलिए। अपकर्षित किए हुए परमाणु जिन विवक्षित पंक्तिबद्ध निषेकों में गुणित प्रमाण में दिए जाते हैं उतने निषेकों की गुण श्रेणी रचना होती है। यानी ये जो नीचे आए हैं परमाणु और इसके अलावा और भी जो भी परमाणु हैं कर्म परमाणु, वो एक स्पेसिफाई पंक्तिबद्ध मतलब लाइन से वो लग जाते हैं। स्पेसिफाई उनको गुणाकार रूप में दिया जाता है, उसको कहते हैं गुण श्रेणी रचना। पहली बात तो ये समझने की है, ये जो गुण श्रेणी रचना हो रही है, ये जो भी काम हो रहा है, ये वर्तमान उदयावली में नहीं हो रहा है, ये काम हो रहा है आगे के टाइम के लिए, बाद के समय को, उदयावली के आगे के टाइम के लिए। पहली बात तो ये, तो वो जो भी रचना बन रही है वो बाद में उदय में आएगी, अभी ये रचना बन रही है इस समय पे, वर्तमान समय पे आगे आने वाले कर्मों की इस तरह की ये सेटिंग हो रही है। एक समय में जितने परमाणु गुण श्रेणी में दिए जाते हैं उनका बंटवारा किस तरह होता है उसे देखते हैं। एक समय में कितने परमाणु वो गुण श्रेणी यानी जो वो उनकी जो सेटिंग होगी, तो एक एक समय में किस तरह से सेटिंग होगी, उसका बंटवारा कितना कैसा होगा वो बता रहे हैं। सबसे नीचे के निषेक में जितने परमाणु यानी जितना द्रव्य दिया जाता है, परमाणु शब्द कहा जाता है लेकिन वो कर्म के परमाणु नहीं होते, दिन में भी मैंने कहा था वो कर्म के स्कंद ही है, लेकिन वो शब्द में परमाणु बोलने में आता है। तो जितना द्रव्य दिया जाता है उससे असंख्यात गुना परमाणु दूसरे निषेक में दिए जाते हैं। पहले निषेक में यानी ये एक सेटिंग बन रही है, पहले समय में एक गुण श्रेणी तैयार हो रही है, तो उस एक गुण श्रेणी में क्या होगा कि सबसे नीचे वाले निषेक में जितने परमाणु दिए हैं, जितना द्रव्य दिया है, उससे असंख्यात गुना अधिक नेक्स्ट निषेक में दिया जाएगा। तो असंख्यात गुणा यहाँ कह रहे हैं, अपन ने दुगुना करके भी उदाहरण में देखा था कि पहले समय में 1 दिया तो दूसरे समय में 2 देंगे, तीसरे समय में 4 देंगे, चौथे समय में 8 देंगे, ऐसा यहाँ तो उदाहरण में अपन ने दुगुना माना है असंख्यात को, एक्चुअल में वो असंख्यात गुणा परमाणु वो दिए जाते हैं। उससे असंख्यात गुणा परमाणु तीसरे निषेक में इस तरह गुण श्रेणी के असंख्यात निषेकों में असंख्यात गुणा क्रम से दिए जाते हैं। पूर्व के निषेकों में तो कर्म परमाणु थे ही, अब उनके साथ इतने सारे परमाणु आ मिलते हैं जो उनके साथ में उदय में आ जाएंगे। पहले से उसमें परमाणु थे ही, जैसे कि ये तो है उदयावली, अब इसके ऊपर वो कर्म परमाणुओं की सेटिंग बन रही है, तो ये पहले से ये कुछ थे, और ये द्रव्य जो आया है यहाँ पर समझ लीजिए ये ऊपर, ये अपना बीच का है, ये ऊपर के जो यहाँ ये वाला निषेक था, ये वाले जो निषेक थे ये से सारे उठ उठ के यहाँ नीचे आए थे, ठीक है, ये वाला जो था ये वाले उठ उठ के नीचे आए थे, तो ये ऊपर वाले नीचे आके मिले थे। अब यहाँ नीचे पहले से ही परमाणु थे ही, यहाँ थे ही ना पहले से, और ये ऊपर वाले आके और प्लस हो गए ये सारे। ऊपर वाले मतलब नए आने, नए वाले नए नहीं, वो जो अपन ने कल परसों समझा था ना स्थिति कांडक घात में, मतलब कि
जिनकी अधिक स्थिति है वो अधिक स्थिति वाले परमाणु कम स्थिति वाले परमाणु में आके मिल रहे हैं और ये यहाँ से पूरा खाली हो रहा है। स्थिति कम कैसे होगी कि अधिक स्थिति वाले जितने भी लॉट है वो कम स्थिति वाले में आके मिल जाते हैं। ऐसे कोई ऊपर के ऊपर जल नहीं जाते, गायब नहीं हो जाते कर्म कि ऊपर के ऊपर गायब हो जाएंगे। वो तो आएंगे तो सही, तो वो कम स्थिति वाले में आके मिल गए और कोई नया नहीं है। ये इस तरह से ही सारे ये लगे हुए ना कर्म, वर्तमान समय से लेके समझ लो अंतः कोड़ा कोड़ी तक के कर्म लगे हुए हैं। अभी 70 कोड़ा कोड़ी का तो है नहीं इस समय, प्रायोगलब्धि में अंतः कोड़ा कोड़ी कर दी है स्थिति, तो अंतः कोड़ा कोड़ी तक के कर्म है। तो ये सबसे ऊपर वाला है अंतः कोड़ा कोड़ी, सागर बाद उदय में आने वाला, उसकी स्थिति घटा के कम कर दी। फिर उससे एक समय कम वाला जो था उसकी स्थिति घटा के कम की अगले अंतर्मूर्त में। फिर उससे एक समय कम वाला जो निषेक था उसकी स्थिति घटा के कम की अगले अंतर्मूर्त में। एक एक अंतर्मूर्त में इस तरह से स्थिति कांडक घात हुआ था ना, वो काम हुआ था। तो ये जो परमाणु थे ऊपर से जो नीचे आए हैं कम होकर, वो सारे परमाणु यहाँ वालों में प्लस हुए, यहाँ परमाणुओं की संख्या बढ़ गई है जहाँ आके वो मिले हैं। वो बात यहाँ कही है कि पूर्व के निषेकों में तो कर्म परमाणु थे ही, अब उनके साथ इतने सारे परमाणु आ मिलते हैं जो उनके साथ उदय में आ जाएंगे, वो उसके साथ में उदय में आएंगे। परमाणु मिल रहे हैं, परमाणु मिलने से कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। प्रदेश बंद आज पढ़ाई था अपन ने। ये जो ऊपर के जो परमाणु मिल रहे हैं वो पूरे टोटल मिल रहे हैं ना, क्योंकि वहां तो पूरी जगह खाली होनी है। हाँ, नहीं ये खाली वाला कल वाला याद नहीं रखना है अभी अपने को, अभी स्थिति कांडक घात देखना है। स्थिति कांडक घात में खाली होनी है, मतलब वो स्थिति कांडक घात समझा था ना। अच्छा, ये स्थिति कांडक घात है, अनुभाग कांडक घात में वो पूरा होता है। अनुभाग कांडक घात में वो जगह पूरी खाली होती है ना अपूर्व करण में। अनुभाग कांडक घात में जगह, वो कल अपन ने अनुवृत्तिकरण में देखा था जो जगह खाली की थी, अंतरकरण। वो तो अंतरकरण था। आपने अनुभाग इसमें जब वो अनुभाग स्थिति कांडक कांडक घात में ही जगह खाली, मतलब जगह खाली मतलब ये स्थिति कम हो गई, ये जगह खाली, ये कह रहे हैं आप। ये स्थिति अनुभाग में नहीं था, कंप्लीटली खाली हो गई थी ना, आपने अनुभाग में नहीं, वो स्थिति में ही थी कंप्लीटली, मतलब ये खत्म हो गए ना, ये यहाँ के सारे परमाणु आके नीचे मिल गए तो ये जगह खत्म, मतलब ये टाइम खाली हो गया। वही पूछना चाह रही हूँ कि पूरे आ गए ना, मतलब उसमें कुछ बच हाँ, जैसे। मुझे लगा आप कल वाला मिक्स नहीं नहीं, वो पूछ रही हूँ। तो भाई ऊपर के सारे जितने भी थे वो उठ के नीचे आ गए, तो जिस जिस समय के हट गए हैं वो समय पे अब कोई परमाणु नहीं है, वो टाइम खाली है, वो टाइम खाली हो गया है। तो अभी क्या बताना है यहाँ पर कि ये नीचे वाले जो निषेक थे इनमें परमाणुओं की संख्या बढ़ गई, वो मिल मिल के साथ में पहले से थे ही कुछ और ये और आके प्लस हो गए हैं, वो मिलके उदय में आएंगे। मान लो एक समय में 85 परमाणु का अपकर्षण होकर गुण श्रेणी में दिए गए। यहाँ उदाहरण दिया है कि अब एक समय में 85 परमाणु गुण श्रेणी में दिए जा रहे हैं। अब ये गुण श्रेणी बता रहे हैं कि ये गुण श्रेणी जो होगी ये इस उद्यावली के ऊपर गुण श्रेणी का मतलब है गुणाकार रूप से कर्म सेट होंगे। श्रेणी मतलब है उनकी सेटिंग, एक लाइन बनेगी और वो कैसे बनेगी, मल्टीप्लाई रूप से बनेगी। ऐसे नॉर्मली सब में समान रूप से उदय में आ रहे थे, बराबर से थे लगभग, लेकिन यहाँ क्या होगा ये जीव के परिणामों की विशेष विशुद्धि से कि पहले समय में जितने उदय में आ रहे हैं ये गुण श्रेणी में, दूसरे समय में उससे असंख्यात गुना ज्यादा, तीसरे समय में उससे और असंख्यात गुना ज्यादा, चौथे समय में उससे और असंख्यात गुना ज्यादा। तो मान लीजिए 4 समय में टोटल 85 उदय में आने हैं, तो पहले समय में पहले निषेक में, ये पहला निषेक समय तो है, ये पहला एक समय में ये काम होगा, ये एक निषेक, ये इस तरह का काम होगा। तो ये जो पहला निषेक है इसमें एक परमाणु दिया, दूसरे में दो नहीं, असंख्यात को 4 माना है यहाँ पर, तो दूसरे में 4 दिए, तीसरे में 16 दिए, चौथे में 64 दिए, तो इन सबको प्लस करेंगे तो 85 हो जाएगा। यानी 85 परमाणु मान लीजिए टोटल हैं, एक्चुअल में अनंत होते हैं, उनको ये 4 निषेकों में डिवाइड किया है। तो 4 निषेकों में बराबर नहीं डिवाइड होंगे कि 85 में 4 का भाग लगा दो और बराबर बांट दो, ऐसा नहीं। पहले समय में जितने परमाणु हैं उससे असंख्यात गुना, यहाँ 4 गुना लिया है असंख्यात को, तो उससे 4 गुना दूसरे में,
तीसरे में उससे और 4 गुना, चौथे में और उससे 4 गुना। ये पहले समय की गुण श्रेणी ऐसी बनी। फिर दूसरे समय की गुण श्रेणी कैसी बनेगी कि यहाँ जितना लिया है ना पहले समय में, उससे और असंख्यात गुना। मतलब यहाँ 1 लिया है तो दूसरे समय की गुण श्रेणी में पहले निषेक में 4, दूसरे निषेक में 16, चौथे निषेक में 64, तीसरे निषेक में। अगले समय की गुण श्रेणी इस तरह से बनेगी, वही यहाँ बता रहे हैं। तो प्रथम निषेक में 1, द्वितीय में 4, तीसरे में 16, चौथे में 64 परमाणु दिए गए। यहाँ हमने गुण श्रेणी 4 समयों की मान ली है तथा असंख्यात का प्रमाण भी 4 माना है। यह बात एक समय की है। दूसरे समय में उससे भी असंख्यात गुना परमाणु अपकर्षित होते हैं। पहले समय में 85 परमाणु गुण श्रेणी में दिए जा रहे थे, दूसरे समय में इससे असंख्यात गुना। असंख्यात को हमने माना है 4, तो ये हो गया 340। पहले समय में गुण श्रेणी में जितने परमाणु दिए, पहले समय की गुण श्रेणी में कर्म परमाणु दिए थे 85, अगले समय में जो गुण श्रेणी में कर्म परमाणु दिए जाएंगे, मतलब क्या है, ये कर्मों की एक सेटिंग बन रही है। इतने इतने कर्म वो एक साथ, अब जब इनका उदय आएगा तो क्या होगा, इतने सारे कर्म एक साथ खत्म होंगे, उदय में आके नष्ट होंगे, लेकिन इतने सारे वो निकल रहे हैं पर कर्म, क्योंकि ऊपर से ज्यादा आए हैं, तो वो गुणाकार रूप में इनकी श्रेणी रचना हुई है। इसी को जो प्रीति आप पूछ भी रहे थे, प्रीति है क्लास में, असंख्यात गुणी निर्जा पूछ रहे थे ना, वो यही है। तो मैंने कहा था कि वो अलग, वो वहां पर अलग होती है, वो नहीं है, यही गुण श्रेणी निर्जरा और वो असंख्यात गुणी निर्जा, क्योंकि ये प्रति समय असंख्यात गुणा निर्जरित होके आ रहे हैं। असंख्यात गुणा लग रहे हैं ना, यहाँ जितना है उससे अगले समय में असंख्यात, अगले में असंख्यात, अगले में असंख्यात, ये तो निषेक में है। फिर अगले समय में इससे असंख्यात गुणा, इससे अगले समय जाएगा उसमें और असंख्यात गुणा, इसी को बोलते हैं असंख्यात गुणी निर्जा, जो 11 स्थान बताए हैं अपने नवे अध्याय में। और एक सामान्य से जो कहते हैं हम निर्जरा हो रही है, सामान्य रूप से निर्जरा नॉर्मली से अपन कहते हैं, वो अलग है। ये गुण श्रेणी, ये गुणाकार रूप से जो निर्जरा हो रही है वो है। एक मिनट ये पूरा कर लेती हूँ मैं, फिर लेते हैं। तो पहले समय में 85 परमाणु गुण श्रेणी में दिए थे, उनका विभाजन 1, 4, 16, 64 इस रूप से दिया था। दूसरे समय में इस 85 के 4 गुना, एक्चुअल में है असंख्यात गुणा, तो ये 85 का 4 गुना, यानी दूसरे समय में गुण श्रेणी में परमाणु जाएंगे 340। अब वो 340 का विभाजन कैसे होगा, 4, 16, 64 और 64 चौको 256, इस तरह से इनका डिवीजन होगा। अब तीसरे समय में जो गुण श्रेणी बनेगी तीसरे समय के लिए, उसमें कितने होंगे, इस 340 को और 4 से गुणा कर दो। ये अपन उदाहरण में देख रहे हैं, एक्चुअल में असंख्यात असंख्यात से गुणा होगा हर बार। और फिर उसको पहले समय में 16, दूसरे समय में 64, तीसरे समय में 256, चौथे समय में उसका फिर 4 गुना। वो इस तरह से ये मतलब अपकर्षित भी हो रहे हैं, और इस तरह से ये इनकी श्रेणी की रचना हो रही है। वो यहाँ उदाहरण में दिया है, देखिए ये चित्र में भी ऐसा दिया है। पहले इस तरह से निषेक थे बराबर साइज के, और फिर जब ये गुण श्रेणी बनी है तो पहले निषेक में कम है, दूसरे में ज्यादा है चौगुने, तीसरे में और ज्यादा है, चौथे में और ज्यादा है। इधर भी इसी तरह से द्वितीय समय का दिखाया है। इसी प्रकार प्रति समय असंख्यात गुणा क्रम से परमाणु अपकर्षित होते हैं और गुण श्रेणी में दिए जाते हैं। जब वे निषेक उदय में आएंगे तब असंख्यात गुणा समय प्रबद्ध की निर्जरा होती है। यानी नॉर्मली जितना समय प्रबद्ध निर्जरित होता था एक समय वाला, उससे असंख्यात गुणा समय प्रबद्ध की गुण श्रेणी निर्जरा में उतने उतने कर्म परमाणु निर्जरित हो रहे हैं। असंख्यात गुणा होकर भी वो ऐसा नहीं है कि समय प्रबद्ध को क्रॉस कर जाएगा, कहलाएगा समय प्रबद्ध ही, परमाणु तो अनंत ही रहेंगे, अनंत ही रहेंगे, लेकिन नॉर्मली जितने होते हैं उससे बहुत ज्यादा होंगे, असंख्यात गुणा होंगे। इसे गुण श्रेणी निर्जरा कहते हैं। अब आप लोग पूछिए, इसके बाद बहुत ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, फिर जो जरूरत है वो पढ़ेंगे। बोलिए भारती आंटी।
मैं कह रही थी एक समय में वो जो 4 हिस्से में जो डिवाइड किए ना एक समय के उसको, तो वो एक पूरा एक निषेक में 85 ऐसे नहीं आएगा? नहीं, एक्चुअल में क्या होता है इसमें वो इसका प्रोसेस मैंने इसीलिए उस दिन भी इसमें भी इन्होंने पूरा नहीं लिया है, ये अगर अपन पूरा पढ़ेंगे तो भी नहीं है। और उसमें उन्होंने आगे लिखा भी है कि समझ में आए तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। नहीं, इसका एक आयाम, इसमें क्या होता है गुण श्रेणी आयाम, मतलब उसका टाइम के हिसाब से कितने समय में ये डिवाइड होगा, उसका फॉर्मूला है पूरा, कितने परमाणु हैं, कितनी वो है, तो उस हिसाब से उसका टाइम डिसाइड होता है और फिर वो उतने में डिवाइड होता है। नहीं, जब वो निर्जरित होंगे कर्म, तो वो एक समय प्रबद्ध करके पूरे सारे नहीं एक साथ नहीं होंगे कि वो ऐसे एक साथ ये नहीं होंगे, एक हाँ? साथ नहीं होंगे, एक साथ सारे के सारे कर्म निर्जरित नहीं होते हैं। जितना इसलिए ना, जितना समय प्रबद्ध में आए, एक साथ अनंत पर मतलब अनंत गुणा निर्जरा एक साथ नहीं होगी, असंख्यात गुणी ही होगी, और वो एक साथ सारे ले आएंगे तो वो अनंत गुणा हो जाएंगे। अनंत गुणी निर्जरा एक साथ नहीं होती है, संख्यात गुणी ही होती है। नहीं, तो ये एक समय में जो 4 हिस्से हो गए, 4 जो श्रेणी बन गई, तो वो समय प्रबद्ध कहलाएंगे। तो एक समय प्रबद्ध मैंने एक समय वाला कि ये 4 हिस्से हो गए। ये 4 तो है निषेक, समय तो हाँ, एक ही, निषेक 4 निषेक, तो ये एक समय निषेक प्रबद्ध 4 में, बनाए हैं, समय एक ही है। तो एक एक्चुअल में समय ये समय उदय में आने वाला नहीं है। ये समय कौन सा है, ये पहले समय में जो गुण श्रेणी बन रही है वो बताया है। ये क्या है, इसको समझने में थोड़ा सा अपने को वो कंफ्यूजन ही होता है। अपने को ये लग रहा है, ये जो जो भी चित्र बनाया ना, तो ऐसा लग रहा है कि ये इसमें देखिए, इसी में देखिए, ये जो चित्र बनाया है ना यहाँ पे, इसको ऐसे ये अपने को लग रहा है पहले समय में ये उदय में आ रहे हैं, ये नहीं है। पहले समय में ऐसी गुण श्रेणी बनेगी, अपना ये जो काम जब चालू हो रहा है ना, गुण श्रेणी ये गुण श्रेणी शब्द है, गुण श्रेणी निर्जरा वर्ड नहीं है यहाँ पर है अपूर्व करण में गुण श्रेणी रचना होती है। यहाँ जो शब्द दिया है ना, यहाँ तो दिया है गुण श्रेणी निर्जरा होती है, लेकिन यहाँ पीछे दिया है उसमें देख सकते हैं गुणस्थान विवेचन वगैरह में कि अपूर्व करण में गुण श्रेणी रचना होती है। फिर निर्जरा भी होगी ही होगी, निर्जरा नहीं होगी ऐसा नहीं है, लेकिन पहले इसमें रचना होती है। तो रचना क्या होती है कि जब ये गुण श्रेणी इसके नीचे वो पैराग्राफ शुरू है, उसमें दे रखा है आयु कर्म को छोड़कर बाकी साथ में गुण श्रेणी रचना होती है। हाँ, तो ये केवल अभी रचना हो रही है, अभी ये सेटिंग ये जम रही है, ये सेटिंग जम रही है अभी। तो पहला समय में क्या सेटिंग बनी है कि पहले समय में 85 परमाणुओं की सेटिंग जमी है। उसके मतलब पहले समय में जो उदय आएंगे वो इस तरह से 85 आएंगे, फिर दूसरे समय में जो उदय आएंगे वो 340 आएंगे, फिर तीसरे समय में जो आएंगे वो और उससे चौगुने, मतलब असंख्यात गुना। ये ऐसी सेटिंग बन जाती है, ये सेटिंग बनती है, और फिर जब इनका टाइम आता है और जब ये उदय में आते हैं तब ये इस क्रम से उदय में आते हैं। अभी जस्ट उदय में नहीं आ गए हैं, अभी इनकी सेटिंग बनाई है। जैसे कि कोई कार्यक्रम हो स्कूल वगैरह में या कुछ भी, तो ऐसा बच्चों को सेट कर देते हैं, बड़े बड़े लेवल पे 26 जनवरी वगैरह के कार्यक्रम होते हैं ना, और स्टेज पे कि तुम 2 बच्चे इधर से आना, 2 इधर से आना, फिर तुम 2 उसके बाद में आना, फिर 2 तुम उसके बाद में आना। पहले से सबकी सेटिंग करके रखते हैं वहां पे, वो चौक वॉक से गोले वोले बना के भी रखते हैं, किसको कहाँ आना है, कहाँ खड़े होना है। ये सेटिंग हुई है अभी, ये पूरी सेटिंग हुई है। फिर जब वो आएंगे तो सही उसी रूप में आएंगे, तो आएंगे तो निर्जरा भी तो होगी ही, तो वो गुण श्रेणी निर्जरा तो होगी, लेकिन ये गुण श्रेणी रचना हो रही है अभी ये रचना बन रही है। देखो आगे का भी पढ़ लेते हैं। आयु कर्म को छोड़कर अन्य 7 कर्मों में यह गुण श्रेणी रचना होती है। आयु कर्म में ये नहीं होता है, आयु कर्म को अलग करके बाकी के 7 कर्मों में ये रचना होती है। कि आयु कर्म में अगर ऐसे ऐसे निषेक उदय में आ गए बहुत सारे, तो ये क्या होगा, आयु खत्म हो जाएगी। आयु कर्म में ये नहीं होता है। यहाँ जो गुण श्रेणी होती है वह उदयावली के निषेकों के ऊपर के निषेकों में होती है। ये क्लियर कर रहे हैं यहाँ पे। यहाँ ये जो गुण श्रेणी हो रही है
वो उदयावली यानी वर्तमान समय से लेके एक आवली काल तक, उसके बाद के जो निषेक हैं ऊपर के निषेकों में होती है। तुम पूछोगे कितने निषेकों में, अर्थात कितने समय वाले निषेकों में यह गुण श्रेणी होती है, तो उसका उत्तर यह है कि गुण श्रेणी का आयाम अर्थात निषेकों की संख्या वो समय में बताते हैं। गुण श्रेणी आयाम है उसका जो टाइम है उसमें बताते हैं, और अपूर्वकरण अनुवृत्तिकरण दोनों का मिलाकर जो अंतर्मुख होता है उससे थोड़ा ही गुण श्रेणी का टाइम होता है। उसमें जितने समय होते हैं उतने समयों में अर्थात उन निषेकों में यह गुण श्रेणी रचना होती है। अभी आगे और है ये, लेकिन फिर अपन और मतलब मेन बात ये है गुण श्रेणी ये एक रचना होती है और फिर इस रूप से ये कर्म आके खिरते हैं। बाकी वही है कि वो कितने आगे फिर जो और शब्द आएंगे ना वो फिर और कठिन, मतलब फिर नए नए शब्द आ जाएंगे तो फिर अपने को और वो लगेगा या तो स्थापनावली और ये, इसलिए मैं इसको छोड़ रही हूँ। आप लोगों के पास पीडीएफ है ही, पढ़ लेना आप लोग। यहाँ से पढ़ती हूँ। प्रत्येक समय में इस प्रकार से अपकर्षण होता रहता है और गुण श्रेणी में प्रति समय असंख्यात गुणा द्रव्य दिया जाता है। यह गुण श्रेणी विधान 7 कर्मों में होता है। ये गुण श्रेणी की जो रचना है 7 कर्मों में होती है। आयु कर्म का तो एक समय में एक ही निषेक खिरता है, गुण श्रेणी विधान नहीं होता। अपकर्षण द्वारा स्थिति घटती है, उसके साथ साथ अप्रशस्त कर्मों का अनुभाग प्रति समय अनंत गुणा हीन होकर उदय में आता है। गुण श्रेणी के ये निषेक जब उदयावली में आकर उदय रूप होंगे, अभी उदयावली में नहीं है, अभी है ये उदयावली के ऊपर, ये जो रचना बनी है अभी उदयावली के ऊपर बनी है, और जब इनका टाइम आ जाएगा, ये वर्तमान उदयावली आवली पूरी होगी, जब इनका टाइम आ जाएगा उदयावली में आके जब ये उदय रूप होंगे, तब प्रति समय असंख्यात समय प्रबद्ध निर्जरा होगी, असंख्यात गुणा निर्जरा होगी। इसे गुण श्रेणी निर्जरा कहते हैं। बोलिए रेणु जी। मैं बोल रही हूँ जो गुण श्रेणी निर्जरा है, तो इसका मतलब यही हुआ ना कि जो ऊपर के जो निषेक है वो नीचे आ रहे, उसी असंख्यात रूप से आ रहे हैं, मतलब तो वो हो गया गुण श्रेणी, और जो निर्जरा भी होगी तो उसी हिसाब से होगी। मैं यही समझी। ऊपर के निषेक असंख्यात रूप से नीचे नहीं आ रहे, ऊपर के निषेक जो नीचे आए हैं वो स्थिति कांडक घात में वो तो आ गए, उसमें नहीं गुण श्रेणी में जो आप मल्टीप्लाई करके बोल रहे हो। एक मिनट, ऊपर के निषेक जो नीचे आए हैं वो तो हुआ था स्थिति कांडक घात या फिर अपकर्षण, वो तो आ गए नीचे। अब नीचे आने के बाद में वो जो उनका सिस्टम बना है, जो उनकी सेटिंग हुई है, उसका नाम है गुण श्रेणी रचना। गुणाकार रूप से अब वो पहले समय में जितने हैं उससे असंख्यात गुणा दूसरे समय में, दूसरे निषेक में उससे असंख्यात गुणा तीसरे निषेक में, इस तरह से वो उदय में आने के लिए लग गए हैं। असंख्यात गुणा ऊपर से नहीं आ रहे हैं, ऊपर से तो पूरे आ गए थे जितने आने थे, अब वो ऊपर से आके जो जितने जिसमें मिल गए ऐसे के ऐसे वैसे नहीं उदय में आएंगे, वो इस सिस्टम से उदय में आएंगी, गुण श्रेणी रूप से ऑटोमेटिक वो सिस्टम मतलब हो जाता है कि मतलब इस निषेकों में इतने इतने ये है। अपूर्वकरण के परिणामों के निमित्त से, सामान्य परिस्थितियों में नहीं, या अपूर्वकरण के परिणामों के निमित्त से यहाँ पर ये इस तरह की गुण श्रेणी रचना होती है, और फिर जब उनका टाइम आएगा तब वो ऐसे ऐसे उदय में आएंगे, वो उतने उतने उदय में आएंगे, निर्जरित होते जाएंगे वो। हाँ, उसी तरह। हाँ, देखिए थोड़ा सा और इसमें से पढ़ते हैं। मतलब वो जो छेड़ाला में कहा है, कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म झरे जे, ज्ञानी के छिन्न में त्रिगुप्ति ते सहज टरे थे, कि ज्ञानी के कैसे एक समय में इतने खिर रहे हैं, करोड़ों जन्मों तक तप करो तो भी वो जो निर्जरा होगी, वो कौन सी निर्जरा होगी कि वो अविपाक निर्जरा तो है नहीं, बिना सम्यक दर्शन के, और पूरा तप किया है तो वो कितने कर्म निर्जरित होंगे, केवल पाप की निर्जरा होगी, कुछ निर्जरा है नहीं वास्तव में। और सम्यक दृष्टि ज्ञानी, ये तो अभी ज्ञानी नहीं हुआ, अभी ज्ञानी बनने से पहले
अपूर्वकरण में ये काम चालू हो गया है यहाँ पर, और जब सम्यक दृष्टि हो जाएगा तब कितनी निर्जरा होगी। इसलिए वो उतनी निर्जरा अज्ञानी के तो करोड़ों भवों में तप करने से भी नहीं होती, क्योंकि केवल शुभ परिणाम करने से अर्थात शुद्धोपयोग रहित व्रत तप करने से गुण श्रेणी निर्जरा नहीं होती। पूरा हमने बिना सम्यक दर्शन के जो भी तप वगैरह किया है उससे गुण श्रेणी निर्जरा नहीं होती। वहां तो एक समय प्रबद्ध इतनी ही निर्जरा होती है जिसे स्थिति पूर्ण होने पर होने वाली सविपाक निर्जरा कहते हैं। वहां तो नॉर्मली जो कर्म उदय में आ रहे हैं वो खत्म हो रहे हैं, और थोड़ी पाप की निर्जरा समझ लो, पाप नहीं बंध रहा है, नया पुण्य तो बनता ही है, वहां नया बंध भी होता ही है, लिखा है। और तो और वहां नया बंध भी होता है, अज्ञानी के संवर नहीं पाया जाता है। ज्ञानी जीवों में कुछ प्रकृतियों की बंध विच्छित्ति होने से संवर होता है, और पूर्वबद्ध कर्म अधिक प्रमाण में खिरने से निर्जरा होती है। एक बात और, जो अपन ने स्थिति बंधापसरण पढ़ा था, स्थिति बंधापसरण कहाँ होता है? स्थिति बंधापसरण अध्ययकरण में, अध्ययकरण में, अध्ययकरण में स्थिति बंधापसरण होता है। और ऐसा स्थिति बंधापसरण होते होते फिर प्रकृति बंधापसरण भी होता है। मैंने वहां उस समय नहीं छेड़ी थी बात, लेकिन अभी बंध विच्छित्ति की बात आई है ना, यानी जैसे नई बंधने वाली जो स्थितियां हैं वो स्थितियां जैसे कम कम होती हुई बंध रही हैं, ऐसे ही प्रकृतियां भी बंधने से रुकती जाती हैं। कुछ प्रकृतियों का बंध अपसरण हो जाता है, उसके पूरे 34 स्थान है, बस उससे ज्यादा भी नहीं बताऊंगी। इसमें पंचलब्धि में दिया है, आप लोग पढ़ना चाहो इसमें पीछे, यहाँ जो अपन पढ़ रहे हैं उससे पीछे दिया है। और वो प्रकृति यानी इतनी अंतर्मूर्त काल के लिए बंध विच्छित्ति नहीं होती है, बंध विच्छित्ति अलग चीज है, उसका अंतर भी यहाँ दिया है। ये दिया है आपको पेज नंबर 98-99 से चालू होगा, लगभग 98 से पढ़ना, आप लोग पढ़ना हो तो उसके लिए। वो प्रकृतियां भी बंधना, मतलब एक अंतर्मूर्त काल के लिए वो कुछ प्रकृतियां बंधना रुक जाती हैं, और ये स्थिति बंध भी होता है, प्रकृति बंध भी होता है। और बंध विच्छित्ति तो जो होगी वो तो बाद में होगी, वो अलग चीज है, उसका अंतर भी यहाँ दिया है। अभी वो प्रकरण में नहीं उठा रही हूँ, अभी इसको पूरा करना है। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ज्ञानियों के तो प्रकृतियों की बंध विच्छित्ति होने से संवर होता है, और पूर्वबद्ध कर्म अधिक प्रमाण में खिरने से निर्जरा होती है। तो कोई प्रश्न करे कि यहाँ तो अभी अपूर्वकरण की बात है और आप यहाँ गुण श्रेणी निर्जरा कह रहे हो, अभी तो सम्यक दर्शन ही नहीं हुआ और आप निर्जरा कह रहे हो, ये प्रश्न उठाया उन्होंने। उसका समाधान ये है, देखिए ये पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। करण परिणाम में ज्ञानोपयोग निज शुद्धात्मा के सन्मुख ही होता है। यानी जो कल भी अपनी बात चली थी ना कि वो करण में विशुद्ध परिणाम है, तो कौन से भाव होते हैं, वो भाव कैसे, कितने विशुद्ध है, किस तरह के परिणाम है कि आत्मा के सन्मुख ही है वो। ज्ञानोपयोग, ज्ञानोपयोग मतलब अपना उपयोग आत्मा के सन्मुख ही है, परंतु फिर उसको सम्यक दृष्टि क्यों नहीं कह रहे? परिणति में अभी मिथ्यात्व है, क्योंकि मिथ्यात्व का उदय है, अभी वो अंतर वाला टाइम नहीं आया। अभी जो अनिवृत्तिकरण में जो गैप कल बनाया था अपन ने, वो टाइम नहीं आया। परिणति में अभी मिथ्यात्व है, क्योंकि अनिवृत्तिकरण के अंत समय तक मिथ्यात्व का उदय रहता है, अत्यंत मंद होता हुआ उदय रहता है। लेकिन उदय कैसा है? अत्यंत मंद है, मंद है लेकिन है, अत्यंत मंद होता हुआ अर्थात अनुभाग प्रति समय अनंत गुणा हीन होता हुआ मिथ्यात्व उदय में आता है। पर जब तक मिथ्यात्व उदय में है तब तक उसको सम्यक तो नहीं कहेंगे, पर जो उपयोग है वो उपयोग बिल्कुल शुद्धात्मा के सन्मुख जैसे ही है। अब वो किस, इसीलिए कहा कि वो किस तरह की, मतलब वो एक तरह से आगम आश्रित कहें कि थ्योरेटिकल कहें, वो वहां पर है उसको शुद्धोपयोग, थ्योरेटिकल मतलब प्रैक्टिकल नहीं, क्योंकि उदय अभी मिथ्यात्व का है, इसलिए उसको सम्यक दृष्टि नहीं कहा जाता है। इस जीव को इन करण परिणामों के अनंतर समय में, यानी नेक्स्ट समय में, जब करण परिणाम पूरा हुए उसके जस्ट नेक्स्ट वाले समय में नियम से सम्यक्त की प्राप्ति होती ही है, होगी ही नियम से। इसलिए शुद्धोपयोग के फलस्वरूप
यहाँ गुण श्रेणी निर्जरा होती है। वो बाद में तो होना ही है शुद्धोपयोग, और अभी भी उपयोग, शुद्ध उपयोग का मतलब क्या है? उपयोग है वो शुद्धात्मा के सन्मुख है। तो यहाँ भी उपयोग शुद्धात्मा के सन्मुख ही है, लेकिन उदय भी मिथ्यात्व का चल रहा है बस। इसलिए वो जो ऐसा शुद्धोपयोग, समझ लो उपचार से जो शुद्धोपयोग अपन उसको कहे नाम, उस शुद्धोपयोग के फलस्वरूप यहाँ गुण श्रेणी निर्जरा होती है। वो जो सूत्र है 9वें अध्याय का 45वां सूत्र, सम्यक दृष्टि श्रावक वीरतानंत वियोजक, वहां गुण श्रेणी यानी असंख्यात गुणी निर्जरा के 11 स्थान बताए, मतलब 11 जगहों पर असंख्यात गुणी निर्जरा होती है। तो वो जो नाम गिनेंगे ना अपन, सम्यक दृष्टि श्रावक विरत, सम्यक दृष्टि श्रावक विरत अनंत वियोजक, दर्शन मोह शपक उपशमक उपशांत मोह उपशांत क्षीण मोह, देखो सम्यक दृष्टि श्रावक विरतानंत वियोजक, विरत अनंत वियोजक, दर्शन मोह शपकोप शमकोप शांत मोह शपक क्षीण मोह, और फिर जिन। तो स्थान गिनेंगे तो 10 ही आएंगे। अपन ने गिना ना अभी जिन तक, केवली भगवान तक, 10 ही आए। स्थान 10 ही, और वहां कह रहे हैं 11 स्थान बता रहे हैं। तो 11वां स्थान कौन सा है? 11वां स्थान ये है, ये करण लब्धि में स्थित जो जीव है, इसके जितनी सम्यक दृष्टि के असंख्यात गुणी निर्जरा होती है, ऐसा कहा वहां। सम्यक दृष्टि से असंख्यात गुणी निर्जरा होती है श्रावक की। तो सम्यक दृष्टि के जो असंख्यात गुणी निर्जरा हो रही है, वो किससे असंख्यात गुणी, एक फिगर तो होना चाहिए ना, इससे असंख्यात गुणा करना है। तो सम्यक दृष्टि के किससे असंख्यात गुणी होगी निर्जरा? वो इससे, ये इस समय करण लब्धि के समय, करण परिणामों के समय जो निर्जरा हो रही है, इससे असंख्यात गुणी निर्जरा वहां सम्यक दृष्टि के होती है। इसलिए शुद्धोपयोग के फलस्वरूप यहाँ गुण श्रेणी निर्जरा होती है। किसी को प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि गुण श्रेणी द्वारा तो असंख्यात गुणा परमाणु उदय में आते हैं, तब तो मिथ्यात्व के अधिक परमाणुओं के उदय आने से मिथ्यात्व भी बढ़ता होगा। ज्यादा परमाणु आ गए, ये प्रश्न शायद उठाया भी था कल परसों किसी ने, कि ज्यादा परमाणु आ गए तो अनुभाग भी बढ़ रहा है, मतलब ज्यादा उदय में आ रहा है। ऐसा नहीं है, परमाणु बढ़ रहे हैं, लेकिन अनुभाग तो पाप प्रकृतियों का अनुभाग वैसे ही अपन ने देखा था, वो समय समय अनंत गुणाहीन हो रहा है। इसलिए परमाणुओं की संख्या पर उस कर्म का फल निर्भर नहीं है, परंतु उसके अनुभाग उदय से ही फल मिलता है, अर्थात उनका जीव के परिणामों के साथ निमित्तपना बनता है। यहाँ परमाणुओं की संख्या अर्थात प्रदेश उदय बढ़ने पर भी अनुभाग उदय अत्यंत मंद होने से जीव का मिथ्यात्व परिणाम भी मंद मंदतर होता जाता है। मतलब परमाणुओं की संख्या तो बढ़ रही है मिथ्यात्व में भी, मिथ्यात्व में मुख्यतः बात तो मिथ्यात्व की ही चल रही है। वो मिथ्यात्व के परमाणुओं की संख्या बढ़ रही है, और अनुभाग, वो अनुभाग कम 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 होता आ रहा है। संख्या बढ़ने पर भी वो मिथ्यात्व परिणाम कैसा हो रहा है? परिणाम तो पहले समय में जितना था उससे मंद, अगले समय में उससे अगले समय में और मंद, से अगले समय में और मंद। इसलिए प्रदेशों की परमाणुओं की संख्या से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, बहुत सारे परमाणु उदय में आ भी जाएं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अनुभाग कैसा है उससे फर्क पड़ता है। तो यहाँ अनुभाग मंद 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 होता हुआ जा रहा है, क्योंकि अनुभाग कांडक घात भी साथ में हो रहा है। पाप प्रकृतियों का अनुभाग प्रति समय, वो पीछे ही देख लिया था दहकरण में, वो हर समय अनंत गुणाहीन हो रहा है। तो परमाणु बढ़ेंगे भी तो भी अनुभाग एकदम हीन होता जा रहा है। ये इतनी ही बात यहाँ ये गुण श्रेणी के संबंध में मुझे पढ़नी थी। अभी आप लोगों को कुछ प्रश्न हो तो पूछ लीजिए, नहीं तो फिर ये थोड़ा सा अनुभाग कांडक घात का भी यहाँ से मैं पढ़ के सुना देती हूँ आपको। प्रश्न तो नहीं किसी को? ठीक है। पुण्य का अनुभाग तो भाभी बढ़ के ही उदय में आएगा। हाँ, पुण्य का बढ़ता है, प्रशस्त प्रकृतियों का बढ़ता है, पाप का घटता है। अनुभाग कांडक घात में भी अपन ने देख लिया था कि वहां पाप प्रकृतियों का ही अनुभाग कांडक का मतलब घात होना कहा जा रहा है, पुण्य का नहीं।
तो वो अपना उदय दे के, मतलब जो पुण्य प्रकृति है वो तो अपना उदय दे के ही निर्जरित पुण्य होगी। प्रकृतियों, हाँ, पुण्य की सारी ये ट्रेजेडी है, समझ लो। पाप को तो फिर भी अपन खत्म कर सकते हैं, तो पाप को तो जल्दी, मतलब पुरुषार्थ द्वारा, लेकिन पुण्य को जल्दी खत्म नहीं किया जा सकता है। तो पुण्य तो अनुभाग बढ़े जा रहा है, काउंट होया बढ़ता क्या और इसका? भोगना ही पड़ेगा। हाँ? पुण्य का अनुभाग तो भोगना ही पड़ेगा, ऐसा है, क्योंकि उसको खत्म करने का कोई विशेष तरीका नहीं है। बोलिए रेणु जी। बेटी और रात्रि आई हुई है तो दिमाग उधर चला जाता है। रांची की इसलिए आई हुई आधा है। दिमाग आपका उधर लगा रहता है फिर। बोलिए क्या पूछना है, ये तो याद है ना अभी क्या पूछना था आपको? हाँ, मैं बोल रही थी कि ये जो 7वां अधिकार है ना, इसको बहुत अच्छे से वापस रिवीजन करवाइएगा, उसके बाद 8वां अधिकार शुरू कीजिएगा। एक बार बहुत अच्छे से रिवीजन करवाइएगा। सही बात है, ठीक है। हाँ। चलिए ऐसे करते हैं, ये अनुभाग कांडक घात में वैसे कुछ खास नहीं है, जो अपन ने पढ़ा था वही है। पढ़ देती हूँ मैं 2-3 मिनट में, बस आपके प्रश्न नहीं आने चाहिए फिर। देखिए, पेज नंबर है 136, 136 नंबर पेज। अनुभाग कांडक घात में मुझे, मतलब वो जो एक तो प्रश्न ये था, इसमें से तो मेरे ख्याल से कुछ खास आप लोग पढ़ लेना, जो अपन ने समझा है वही है। मैं वैसे आपको बता देती हूँ कि एक तो प्रश्न ये था, अनुभाग कांडक घात के लिए अपन ने ऐसा देखा था, ये इस तरह की ये रचना देखी थी। तो ये एक्चुअल में यहाँ 4 स्थानीय तो है ही नहीं अभी। अनुभाग कांडक घात पाप प्रकृतियों में हो रहा है, और पाप प्रकृतियों का अनुभाग घट के पहले ही द्विस्थानीय हो गया था। उस दिन अपन ने चतुस्थानीय बना दिया था। वो फिर मुझे बाद में ध्यान आया कि 4 स्थानीय तो बचे ही नहीं है ना, यहाँ द्विस्थानीय ही है, और द्विस्थानीय ही है। तो प्रश्न ये था कि जैसे स्थिति कांडक घात में, ये स्थिति कांडक घात में ऊपर वाली स्थिति पूरी खत्म हो गई और यहाँ से खाली हो गया, ऐसा हुआ था, मतलब वो टाइम खत्म हो गया। ऐसा अनुभाग कांडक घात में वो यानी एक स्थान कम हो जाएगा क्या? भारतीय आंटी का कुछ इस टाइप का प्रश्न था, अपन ने से 4 बनाए थे ना उस दिन। तो ये अनुभाग कांडक घात होगा तो एक स्थान पूरा खत्म हो जाएगा क्या, ऐसा है क्या? तो पहली बात तो वो 4 तो स्थान ही नहीं है, द्विस्थान ही है। अब वो द्विस्थान है तो अनुभाग कांडक घात में जैसे यहाँ स्थिति में वो टाइम पे कर्म पूरे खाली हो गए हैं, वैसे यहाँ ऐसा नहीं है कि वो पूरे के पूरे खत्म हो जाएंगे। लेकिन अनुभाग कांडक घात में ये है कि द्विस्थानीय अनुभाग में ही और अनुभाग इसमें ही समझ लो लता और दारू वाला है, लता और दारू भी और हल्का और कमजोर और कमजोर, हर मतलब अनुभाग कांडक घात हर अंतर्मूर्त में ये और कमजोर 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 होता जा रहा है, ये इसका अर्थ है। ये प्रति समय ये इसमें यहाँ जो दिया है कि एक एक प्रकृति में अनंत स्पर्धक पाए जाते हैं, और अप्रशस्त प्रकृतियों के, यहाँ से पढ़ रही हूँ मैं, एक एक प्रकृति में अनंत स्पर्धक पाए जाते हैं, अप्रशस्त प्रकृतियों के अनंत स्पर्धकों को अनंत का भाग देने पर उसमें से बहुभाग स्पर्धकों का अनुभाग घटकर शेष एक भाग रूप स्पर्धकों के समान हो जाता है। वही मैंने कहा था आपको कि बहुभाग मतलब उसको डिवाइड करेंगे, जितने स्पर्धक हैं तो उसको अपन डिवाइड करेंगे। मान लीजिए कि ये इतने स्पर्धक हैं तो अनंत का भाग दिया है इसमें, ऐसा समझो कि 1000 स्पर्धक हैं और उसमें अनंत यानी 10 का भाग दिया, 10 का भाग दिया तो एक भाग क्या आया, एक भाग आया 100 और बहुभाग क्या आया 900। इसको बोलते हैं एक भाग और ये बहुभाग, ठीक है।
यानी जितने का भाग दिया उसमें जो आंसर आया वो तो हुआ एक भाग, और जो रेस्ट जो शेष बचा है वो होता है बहुभाग। वो कह रहे हैं कि बहुभाग स्पर्धकों का अनुभाग घटकर शेष एक भाग रूप स्पर्धकों के समान हो जाता है। इस तरह अनंत बहुभाग स्पर्धकों का एक कांडक द्वारा घात होता है, उसे एक अनुभाग कांडक घात कहते हैं। मतलब यही है इसमें कि जो अप्रशस्त प्रकृतियां हैं उनका अनुभाग बहुत 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 हीन होता जाता है। भाव इसका यही है, अनुभाग कांडक घात। और ऐसे अनुभाग कांडक घात एक अंतर्मूर्त में कितने होते हैं? संख्यात 1000 बार। ऐसे अनुभाग कांडक घात संख्यात 1000 बार होते हैं। कितने टाइम में होते हैं? एक अंतर्मूर्त में होते हैं। और उतने में स्थिति कांडक घात एक बार होता है, और अन्य अपूर्वकरण और अन्य प्रतिकरण में ऐसे स्थिति कांडक संख्यात 1000 बार होते हैं। इस तरह से ये अनुभाग कांडक और ये गुण श्रेणी की चर्चा अपन ने की है। जितना समझ में आया हो ठीक है, नहीं आया हो और विशेष वो हो, इसको बार बार में अपन पढ़ेंगे और समझेंगे तो थोड़ा आएगा, नहीं तो समय पाकर आ जाएगा। ऐसा टेंशन लेने वाली बात नहीं है, क्योंकि ये चीजें जितनी बार रिपीट होती हैं तब समझ में आती है, तब माइंड में सेट होती है, पहली बार में उतनी नहीं होती। बोलिए बात। इसमें लिखा है ना कि अनिवृत्तिकरण में भी अनुभाग कांडक घात होता है। अनिवृत्तिकरण में ऐसे स्थिति कांडक घात, हाँ अनिवृत्तिकरण में वो काम होता है ना, अपन ने कल देखा था ना कि कुछ टाइम तक तो वो ये जो काम चल रहा है वो चल ही रहा है, वो होता ही है। उसके बाद वाले टाइम में फिर वो अंतरकरण और कृत्कृत्य वेदक उसमें जब आएगा, कृत्कृत्य वेदक, कृत्कृत्य वेदक, यानी अनिवृत्तिकरण में भी उसके बहुभाग टाइम में, अनिवृत्तिकरण का जितना टाइम है उसका बहुभाग टाइम में ये आवश्यक कार्य चल रहे हैं वहां पे भी, और फिर जब वो एक भाग बचता है तब वो अंतरकरण और वो टाइम मतलब बेसिकली यही डिफरेंस हुआ अनिवृत्तिकरण और अपूर्वकरण में, कि काम तो सब दोनों में सेम ही हो रहा है, पर इसमें एक समय में एक सब परिणाम सबके एक से हैं। हाँ, और ये जो कृतकृत्य वेदक है ना वो यहाँ पर नहीं होगा। प्रथमोपशम सम्यक वाले अनिवृत्तिकरण में कृतकृत्य वेदक नहीं कहा जाएगा। वो कृतकृत्य वेदक तो शायद सम्यक दर्शन के लिए, शायद सम्यक के लिए जब करण होंगे तो उस समय कृतकृत्य। तो आपने बोला उस समय अगर मरण हो जाएगा तो वो शायद सम्यक की बात चल रही थी ना दिन में। अच्छा। वो शायद सम्यक की अभी बात चल रही है प्रथमोपशम सम्यक की। शायद सम्यक के लिए भी करण होंगे और प्रथमोपशम सम्यक के लिए भी करण होंगे, लेकिन ये डिफरेंस बहुत बार पढ़ने की जरूरत है इसको एक्चुअली समझने के लिए। सम्यक तो वाला कृतकृत्य वेदक नहीं कहा जाएगा। वो शायद सम्यक तो जो करने के लिए तैयार है वो कृतकृत्य वेदक होगा। वेदक मतलब है शायद सम्यक सम्यक दृष्टि, ये तो अभी मिथ्या दृष्टि ही है। इसलिए वो मैं आपने बोला ना तो मैंने हाथों कर दी, फिर मैंने कहा ये तो प्रथमोपशम सम्यक की बात चल रही है। बोलिए रेणु जी। मैं बोली कि आप जो स्थिति कांडक घात बोले एक बार होता है, और ये 1000 बार कितना संख्यात 1000 बार होता है जो अनुभाग कांडक घात। जितनी देर में एक स्थिति कांड यानी एक स्थिति कांडक घात हो रहा है उतने टाइम में संख्यात 1000 बार ये अनुभाग कांडक घात हो जाती है। ये लिखा है इसमें, पीडीएफ में पढ़ लेना। नहीं, मैं बोल रही हूँ कि आप बोले ना अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण में, तो अपूर्वकरण का ही तो भेद है स्थिति कांडक घात और अनुभाग कांडक घात। जो काम अपूर्वकरण में हो रहे हैं और अधेयकरण में हो रहे हैं वो काम अनिवृत्तिकरण में भी होते हैं, उसमें भी होते हैं। भेद नहीं है, उसके काम है, उसमें होने वाले काम है। हाँ वही भेद, तो मतलब अधेयकरण में जो काम हो रहे हैं वो अपूर्वकरण में भी हो रहे हैं, और अधेयकरण और अपूर्वकरण में जो काम हो रहे हैं वो अनिवृत्तिकरण में भी हो रहे हैं। काम बंद नहीं हुए, कि वहां तो स्थिति बंधापसरण करके आए थे अपन, नए बनने वाले की स्थिति घट रही है, और यहाँ अब आ गए अनिवृत्तिकरण में तो नए कर्म तो बंद रहे ना यहाँ भी, तो फिर क्या स्थितियां अधिक अधिक बनने लग जाएंगी, वो काम चालू ही रहेगा। तो पीछे जो काम चालू हुए हैं वो काम यहाँ पे भी चालू रहेंगे। बोलिए प्रमिला जी। ये जो गुण श्रेणी आयाम बनता है, ये अंतः कोड़ा कोड़ी में जो स्थिति घट के जितने कर्म टोटल कर्मों में डिवीजन होकर के बनेगा। शायद ऐसा ही है, उसको देखना पड़ेगा मुझे कि वो किस तरह से बनता है।
एक्चुअल में वो उदाहरण ऐसे ही देते हैं 3200 परमाणु, जैसे यहाँ दिया है ना 85, तो 8500 परमाणु के आधार पर उसका उसमें यही उदाहरण और शाब्दिक शास्त्रों में है। मूल आचार्यों ने ये उदाहरण दिए। ये जो यहाँ इन्होंने भी दिए ना, जो भी संख्याएं देते हैं उदाहरण में, मूल शास्त्रों में वहां आचार्यों ने जो दिए हैं उसी आधार पे दिए हैं। एक्चुअल में कितना कैसे होगा वो देखना पड़ेगा मुझे। एक जो पूर्णिमा आंटी आप जो दिन में पूछ रहे थे ना, मुझे भी याद आ गया है, तो बता देती हूँ। वो उसको सासाधन ही कहेंगे, यानी वो एक्चुअल में काल तो प्रथमोपशम सम्यक का है, लेकिन वो अब सासाधन हो गया है। मतलब जो दिन में मैंने कहा था ना वही है। प्रथमोपशम सम्यक में मरण नहीं होता, ये नियम है, और सासाधन में तो मरण होता है। वरना जब अपन गुणस्थान पढ़ते हैं तो तीसरे गुणस्थान के लिए अकेला नियम बताते हैं कि इसमें मरण नहीं होता। फिर ये भी कहना चाहिए था कि सासाधन में भी मरण नहीं होता। तो वो सासाधन अलग हो गया। अब वो प्रथमोपशम सम्यक तो नहीं रहा, वो सासाधन टाइम भले ही उसमें से निकला है उसका, लेकिन वो अलग हो गया। ठीक है, जिनवाणी स्थिति का जोग धरे रहे जोग सो भिन्न अनंत गुणात्म केवल ज्ञानी तासुरी द्रह सोनिक सी सरिता सम वैश्रुत सिंधु समानी याते अनंत न यातम लक्षण सत्य स्वरूप सिद्धंत बखानी बुद्ध लखे न लखे दुर्बुद्ध सदा जग माही जगे जिन वाणी बुद्ध लखे न लखे दुर्बुद्ध सदा जग माही जगे जिन वाणी।